बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुशो खुर्रम होंगे। आप सबको मालूम है आज हम उर्दू की क्लास से ही आगाज़ करेंगे और उर्दू की 2 क्लासेस होंगी। तो कुछ याद है आखिरी सबक कौन सा था, कहाँ छोड़ा, हम क्या कर रहे थे? 3 दिन के बाद चूंकि हम वापस आए हैं ना, मैं 3 दिन के बाद आपसे मिल रही हूँ। तो हमने आखिरी दिन जुम्मे को क्या पढ़ा जी? सेंट्रल स्कूल जल्दी से बता दें। शाहजहां कैंपस, सबको अनम्यूट कर दीजिए। शाहजहां कैंपस तरकीबे लफ्ज़ी पढ़ रहे थे हम। रमूज़े औकाफ या तरकीबे लफ्ज़ी क्या पढ़ रहे थे? दोनों हमने एक ही दिन में पढ़े थे। रमूज़े औकाफ भी सीखे थे और उसकी हमने मशक की थी। पहले दिन हमने तरकीबे लफ्ज़ी को कर लिया था और दूसरे दिन हमने रमूज़े औकाफ को कर लिया था। ऐसा ही है। सबक कौन सा चल रहा है हमारा? भेड़िया। क्या समझ आए नाम? ये उन्वान सुन के आपके जहन में क्या तासुर बनता है? कौन सी तस्वीर जहन में आती है? भेड़िए की तस्वीर। और भेड़िए को हम किस चीज की अलामत समझते हैं? अनम्यूट कर लें जिसने जवाब देने। जीटीएन आप बताएं, हम आपके ख्याल में हम खौफ की अलामत समझा जाता है। क्या आप में से किसी ने हकीकत में भेड़िए को कभी देखा है? नहीं देखा। देखा है। एक्सक्यूज मी मैम, जी अब आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कल फिजिक्स वाले सर ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उम्र का तकाजा है, सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। ओके। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर। जी बेटे, हमने दुआ की थी। जज़ाक अल्लाह बिल खैर। अल्लाह आप सबको भी खुश रखे और सेहतमंद रखे। ये चीजें अब साथ साथ चलती रहती हैं हमारे साथ। अच्छा जी, भेड़िया खौफ की अलामत समझा जाता है ना। और अगर आप उसको देखें, अगर आपने किसी ने उसको हकीकत में देखा है तो आपको अंदाजा होगा कि उसकी शक्ल ही खौफनाक है। खूनखार जानवर उसको कंसीडर किया समझा जाता है। ठीक है जी। इसी से मुतल्लिका तो बहुत सारे कहाँ मरी में भेड़िए होते हैं या गीदड़ होते हैं या बंदर होते हैं? मैंने देखे हुए लोमड़ियां भी होती हैं। लोमड़ी, भेड़िया, गीदड़, बंदर जंगली हयात है ना। ये दरअसल जंगली हयात है, तो इसलिए पहाड़ों में और जंगलात में ये ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपको काफी हद तक ये अंदाजा है कि भेड़िया हम किस चीज की अलामत के तौर पर लेते हैं, या लफ्ज भेड़िया हमारे जहन में एक कौन सी तस्वीर बनाता है? हम चूंकि सिन्फ अदब में अफसाना पढ़ने जा रहे हैं और आप सब इससे वाकिफ हो चुके हो कि अफसाना सिन्फ अदब की एक ऐसी किस्म है जो नॉवल से मुख्तसर होती है, जिसमें गैर हकीकी जिसका मौजू होता है आम तौर पर उसका हकीकत से ज़रा कम ही ताल्लुक होता है। लेकिन आज जब हम इस एक तर्जुमा किए हुए अफसाने को पढ़ेंगे, भेड़िए को, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इसका जो मौजू है वो हम सब की हकीकी ज़िंदगी से मुताल्लिक है। ठीक है। अच्छा जी, हमने जिस सलाहियत पे आज काम करना है वो पढ़ना से मुताल्लिक है और तीसरा सबक होगा पांचवा सबक हम तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर यानी 5.3। आपको नजर आ रहा है हमने 2 हासिलाते ताल्लुम आज लिए हैं, जिसमें एक हासिल ताल्लुम है कि मुख्तलिफ मकासद के लिए मुरतब करता दफ्तरी और अदालती मवाद, जिसमें आपका दाखिला फॉर्म, रजिस्ट्री बराए किराया, इकरारनामा बराए तालीमी असनाद, दावतनामा, तकर्ररनामा, रसीद बराए खरीदारी, मुलाजमत, तहनीयतनामा, अर्जी, अदालती हुक्मनामा, जमानती मशलके वगैरह, इन तमाम पर या इनमें से किसी पर भी मबनी मतन आपको अगर दिया जाए तो आप उसको पढ़ सकें और इसके मकसद और तहरीर की अहमियत से वाकिफ हो सकें। दूसरा हासिल ताल्लुम होगा जी मुख्तलिफ नसरी असनाफ़ अदब, जिसमें कहानी, दास्तान, अफसाना, ड्रामा और नावल शामिल है। इनको पढ़कर इनके तर्ज तहरीर से आगाह हो सकें तो हमारा ये वाला हासिल ताल्लुम जो है
ये दोहराई की झैल में जाएगा। हम इसमें से इन तमाम असनाफ की तारीफ से और किसी हद तक उनके तर्ज तहरीर से वाकिफ हो चुके हैं अपने गुज़श्ता अस्पाक में। अगर इस हासिल ताल्लुम की बात करूं तो ये नया है। अब आपके जहन में हो सकता है ये सवाल हो कि हम इनमें से कोई भी अगर हमें ऐसी चीज़ दी जाए तो उसको हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर किताबों में इस तरह के फॉर्म्स, इस तरह के दावतनामे, तकर्रुरनामे, रसीदें देने का क्या मकसद है? अगर ऐसा सवाल है जहन में तो उसका सादा सा जवाब ये है कि आम लिखाई में, आम तहरीर में और जो हम फॉर्म फिल करते हैं या हम जिसको दफ्तरी तहरीर कहते हैं या जिसको हम अदालती तहरीर कहते हैं, उनमें कुछ बुनियादी फ़र्क होते हैं। जैसे उनकी ज़बान और उनका बयान मुख्तलिफ होता है, उनमें इस्तेमाल करदा अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। तो हम इसलिए ऐसी चीज़ों को पढ़ना सीखते हैं या सिखाते हैं या पढ़ते हैं कि मुस्तकबिल में जब हमें इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें उसको लिखना और पढ़ना दोनों तरह से आए। पढ़ना भी एक ख़ास, अगर आप देखेंगे अभी जैसा हम इसको शुरू करेंगे और ये 12वीं जमात तक ये हासिलात ताल्लुम हमारे साथ चलेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि जब ज़मानती मशरक़े या अदालती कोई तहरीर हमारे सामने आती है या अदालती हुक्मनामा आता है तो उसमें ऐसे ऐसे अल्फाज होते हैं जिससे हम अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में चूँकि इस्तेमाल नहीं करते तो हम उससे नावाकिफ़ होते हैं। और फिर जब हमें उसके जवाब में कुछ लिखना होता है, एक तहरीर देनी होती है, तो हम भी उसी तरह से उन चीज़ों को बयान करना सीखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें से बहुत सी चीज़ें आपने देखा होगा वो आपकी ज़रूरत की हैं। अभी आप माशाल्लाह नाहम जमात में हैं, 11वीं में आप लोगों को दाखिला फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, इकरारनामा बराए तालीमी असनाद की ज़रूरत पड़ सकती है, दावतनामे होते हैं आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, ख़रीदारी की रसीदें ये आपको बना के अगर आप इंशाल्लाह अपना काम शुरू करो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, मुलाजमत के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, तो ये वो चीज़ें जिनका आपको बहुत जल्द जिनकी ज़रूरत पेश आने वाली है, इसको हम सीखेंगे जी। आप लोगों के लिए मैंने आज कुछ इक्तबासात यहाँ पर रखे हैं, आपने इनको पढ़ना है और मुझे ये बताना है कि किस इक्तबास का शुमार किस सिन्फ़े अदब में किया जाएगा। ठीक है, कहानी, अफसाना, दास्तान, नावल और ड्रामा, ये हमारा ये असनाफ में है। ठीक है, क्योंकि एक हासिल ताल्लुम ये है, हम इसके बारे में सीख चुके हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इनमें से कोई ऐसी सिन्फ है, कहानी, दास्तान, अफसाना, ड्रामा या नावल, जिसके बारे में अभी आपको मज़ीद वजाहत दरकार हो। किसी ऐसी सिन्फ के बारे में आप बात करना चाह रहे हो या आप बताना चाह रहे हो जिससे आप अभी वाकिफ नहीं हैं। तमाम असनाफ नो मैम, सब आता है। क्लियर है। सब ठीक है? ठीक है जी, ज़बरदस्त। चलिए आज हम इसको करते हैं, इसके तर्ज तहरीर से इनमें फ़र्क करना या मज़ीद इनकी हम वजाहत सीखते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी थी, इसको हम खोलते हैं और आपने इसको पढ़ कर मुझे जल्दी जल्दी पहचान कर बताना है, क्योंकि पढ़ने की सरगर्मी है, कि कौन सी तहरीर का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है। ठीक है, पहले इसी को खोलेंगे, अब ये हयात को। हाँ जी, आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? रीडेबल है या नहीं? नो रीड मैम, वो छोटा लिखा हुआ है। छोटा है, ठीक है, इसको जूम कर। ओके 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 बेटा, ओके ओके, इसको हम मैं जूम कर लेते हैं हम। ठीक है, बस बस। हाँ जी, अभी अभी बताइए, अभी पढ़ा जा रहा है? अब सही है टीचर। यस पढ़ने के काबिल है? यस। चले, आप में से अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज़, ये जो हैं ग्लासेस वाले एक बच्चे हैं ब्लू कोट में, उनके साथ जो हैं ग्रीन वाले, वो बताएंगे
ग्रीन ब्लेजर में, ब्लेजर में, हाँ जी, जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। जी जी, बिल्कुल सही दे रहे हैं बच्चे, सही माइक दे रहे हैं उनको। जी बेटे, आप जिनके हाथ में माइक है इसको पढ़े। हाँ जी पढ़े, शाबाश। बेटा माइक, बेटे माइक करीब कीजिए। अब अच्छा, माइक की आपके साथ अगर आपके टीचर है, माइक की आवाज थोड़ी सी अपने सिस्टम से ऊंची कर दें ताकि हमें और सबको समझ आ सके। ठीक है। तबसरा क्या पूछते हो आज के हालात पर, आज सर अपना हथेली पर लिए फिरता हूँ, गहरे की चादर में लपेटा ये एक नया सवेरा था। भारत जिला का बहुत बड़ा उत्तरी शहर, जिसके शाहराह पर सैकड़ों लोगों किसी के इंतजार में नजरें गड़ाए थे। वो देखो, अचानक भीड़ में हलचल पैदा हुई। वो आगे भीड़ में से कुछ आवाजें नमूदार हुई, कुछ में तजस्सुस था, कुछ में खौफ और कुछ में जाने क्यों मुस्कुराहट की आमेजिश थी। सबने देखा और वो बस देखते ही रह इसको गए। ऊपर करें लुकमान। ये बहुत से तेल सवारों का गोल था जो कि धीरे धीरे भीड़ के करीब आता जा रहा था। वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। अचानक भीड़ में से कुछ कमजोर दिल लोग घरों की तरफ मुड़ गए। इसको ऊपर करें लुकमान, तेल सवारों की ऊपर करें। आवाज़ करने लगे। तेल सवारों के हाथों में झंडे थे और कुछ खुदाई का सामान भी। तो क्या किया? बस यहीं पे रखें। अच्छा, जेटीएन स्कूल, शुक्रिया बच्चे। जेटीएन स्कूल आप यहां से पढ़े। फील्ड सवारों के हाथों में झंडे थे। और बेटे बाकी लोग भी, स्कूल्स वाले, अपने माइक जरा थोड़े से तेज कर लें ताकि सबको समझ आए। जल्दी से पढ़े बच्चे। कहाँ पर मैम? फील्ड सवारों के हाथों में, यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, यहाँ से आपको। तेल सवारों के हाथों में झंडे थे और कुछ खुदाई का सामान भी। वो चिंगारते हुए शहर में दाखिल हुए और जैसे जमीन का उठी फलक शगाफ छंगारने। मैम थोड़ा बड़ा कर दें। ठहरे मैं करती हूँ। आपने गलत कर दिया इसको। बैठ जाओ। अब ठीक है। माहौल पर खौफतारी कर दिया था। फेल सवारों ने मस्त चाल के साथ चलते हुए सरजो नदी के किनारे डेरा जमा लिया। शहर भर में फेल सवारों की आमद की ही चर्चा थी। किसी को ये फिक्र नहीं थी कि वो क्यों आए हैं, लेकिन उन्हें इस बात में दिलचस्पी थी कि वो क्या करने आए हैं। फेल सवार जब बाजार से फील गुजर रहे सवार थे, बेटा, इसको फील सवार कर ले, यानी हाथियों पर सवार। ठीक है। फील सवार जब बाजार से गुजर रहे थे तो कुछ कमजोरों लोगों को फीलों के पाँव के धमक जोरों की चोट की मानिद महसूस हो रही थी। लेकिन शहर का एक तिबका ऐसा भी था जो किसी एक की धमक को ढोलक की थाप की तरह महसूस कर रहा था। शहर की एक मशहूर बैठक में ठीक है बेटा, ठीक है। शहर की एक मशहूर बैठक में बुजुर्गों की टोली भी फील्ड सवारों की आमद पर गुफ्तगू कर रही थी। बुजुर्गों की टोली का सरदार कबीर बेहद मुतफक्किर नजर आ रहा था। आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं? कबीर ने झुंझलाते हुए कहा। वो अपने राजा का नया महल तामीर करेंगे, एक बुजुर्ग ने चमकती आंखों से कहा।
लेकिन जिस राजा की बादशाहत सारे जहां पर हवा पर हो, उसे यही अपना महल बनाने की जिद क्यों है? कबीर ने कहा तो कई बुजुर्गों के चेहरे पर नागवारी के साए फैल गए। अरे भैया, जहां तुम पैदा हुए थे वहां वही तुम्हारा घर है। एक दीगर बुजुर्ग ने बड़े पत्ते की बात कही। ये फिर सवार तो शहर भर में दहशत फैला रहे हैं। जो इनके खिलाफ कुछ बोलता है उसे ये जबरन खामोश करवा देते हैं। इस तरह तो राजा का महल तामीर हो या ना हो, लेकिन शहर में बदअमनी जरूर फैल जाएगी, और खमियाजा खमियाजा इसका खमियाजा हम सब भुगतेंगे। कबीर की बात से कई बुजुर्ग मुत्तफक थे मुत्तफिक थे। मुत्तफिक थे शाबाश, मुत्तफिक बहुत थे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा। सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस, बेटे जल्दी से पढ़ लें इसको। शाहजहां कैंपस। कबीर तकरीबन 60 साल का ऐसा मर्द था जिसके बाजुओं ने कभी शेर की गर्दन मरोड़ी थी और अब भी खादे मजबूत जिस्म का खासे मालिक था। लंबे कद, चेहरे पर दाढ़ी छोटी और अंदर को धुंसी आंखें धंसी आंखें, धुंसी आंखें धंसी आंखें। गोल चेहरे वाले कबीर की जिंदगी शान से गुजरी थी। कसरती जिस्म इसका शौक रहा था। वो बला का ज़हीन भी था और इस उम्र में भी उसकी जहानत काबिल दीद थी। लोग बैठक में उससे मशवरे मशवरे तलब करते थे। अब भी लोग उससे मशवरा तलब कर रहे थे। हाँ जी, आगे। आप ही की क्लास में से कोई और बच्चा, जल्दी से बेटा, जल्दी से, शाबाश। फील्ड सवार बहुत ताकतवर हैं, हम करें भी तो क्या। फील्ड सवारों की बाबत मैंने शहर इंतजामिया से बात भी की। कबीर ने इतला दी, लेकिन शहर इंतजामिया ने कोई बात सुनी तक नहीं। ऐसा लगता था कि वो खुद फील्ड सवारों को ताउन कर रहे हैं। कबीर बेहद गुस्से में था। बिना किसी नतीजे पर पहुंचे बैठक बर्खास्त हो गई थी। बर्खास्त हो गई थी। फील्ड सवारों ने गली और मोहल्लों में अपनी इमदादो रफत आमदोरफ्त तेज कर दी थी। वो लोगों के पास जाकर उन्हें अपने राजा के महल की तामीर में ताउन के लिए उकसा रहे थे। वक्त मुकर्रर पर सरजो के किनारे सरजो के किनारे जमा होने की ताकीद कर रहे थे। वो अपने राजा की कुर्बान होने का भी पूरा यकीन दिला रहे थे। इनके मंसूबे तो खुफिया थे ही, इनकी हिकमत अमली को लेकर शहरियों में बड़ी तशवीश थी। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। ठीक है बच्चे, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ से लिटिल स्टार्स, आप में से इसको करें ताकि हम अगला पढ़ें और इस पे हम एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, लिटिल स्टार्स पढ़िए के गोल तारीखी शहर जी। फील्ड सवारों के गोल तारीखी शहर की फिजा को खौफजदा करने के लिए रोज ही वारदात हो रहे थे। वारिद रोज बरोज फील्ड सवारों की चिंगाड़ में तेजी आती जा रही थी। शहरियों पर महल की तामीर में तावन करने की अपीलें अब अहकाम में बदलने लगी थी। वक्त मुकर्रा अब बहुत करीब था। शहर में फील्ड सवारों की आतंक चारों तरफ फैला हुआ था। ऐसा लगता था कि उन्होंने शहर की तमाम ताकतवर अशिया को सहजदा कर दिया है। कोई भी इनके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार न था। लेकिन शहर भर में एक शख्स था जो कि मुसलसल फील्ड सवारों के जरिए फैल रही बदअमनी पर फिक्रमंद था। इसे एहसास हो रहा था कि इसका प्यारा शहर मुसीबतों में गिरा जाता है। इसकी नज़रों के सामने दो मुख्तलिफ नज़ारे घूम रहे थे। एक में वो फील्ड सवारों को चिंगाड़ते और मगरूर अंदाज में ज़मीन फाड़ते देख रहा था, और दूसरी तरफ इन कमज़ोर लोगों चलिए जी, हम अब नेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। इसको हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, जिससे मैं अगर आपको इसको मुख्तसरन बताऊं
तो इसमें फील सवारों का जिक्र है, जैसा आपने पढ़ा कि फील सवार क्या, हाथियों का एक लश्कर है, हाथी पे सवार एक लश्कर है, फौज का एक लश्कर है जो किसी शहर में दाखिल हो चुका है। ये शहर जो है सरजो नदी है उसके किनारे वाक़ है और वो वहाँ पर कब्जा करने की गर्ज से आए हैं। ठीक है जी, अगला अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो अगली सिन्फ़े अदब है उसको हम देख लेते हैं। इसको मैं शुरू से आपको दे देती हूँ, ठीक है। हम इसको शुरू से पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए जी पढ़ने के काबिल है, दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ से डेल के नाम से कोई स्कूल है, गर्ल्स बैठी हुई है जिसमें, अच्छा एजुकेयर गर्ल्स कैंपस आप कर लें क्योंकि वो बच्चियां जो है अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा गर्ल्स एजुकेयर। सबको अनम्यूट रखें। हाँ बस ठीक है, ये खुद कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सर्दियों की रात कितनी जल्दी सुनसान हो जाती है। आज भी शाम से बादल छा गए थे। खुनकी बढ़ गई थी, खुनकी बढ़ गई थी, खुनकी खुशकी बढ़ गई थी। खुनकी खुनकी बढ़ गई थी बेटा। खुनकी बढ़ गई थी। खिड़की के पास लगे हुए बिजली के खंभे का बल्ब खामोशी से जल रहा था। गली के उस पार स्कूल की अध बनी इमारत के करीब, मैम स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, ब्लर आ रही है। बेटा ये डायरेक्ट चूंकि किताबें खुली हुई हैं तो इसलिए इतना सा फर्क आएगा। इसको जहाँ पे कोई लफ्ज आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसको मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगी और बाकी आप पढ़ेंगे। ये है अध बनी इमारत। इस पार स्कूल की अध बनी इमारत के करीब ईंटों के दरख्तों के झुंड से उल्लू के बोलने की आवाज आ रही थी। इसकी आवाज की नहुसत रात को और भी सुनसान किए जा रही थी। पास के बड़े कमरे में अब कतई खामोशी थी। छमी के करवटें बदलने की आहट भी महसूस ना होती थी। अच्छा, किसी को और वाजे दिखाई दे रहा हो जो इसको पढ़ना चाहे? ठीक है, सेंट्रल एग्जेक्टिव जी, सेंट्रल एग्जेक्टिव। आलिया ने बड़ी हसरत से सोचा, इसे नींद ना आ रही थी। रात को नींद ना आना कितना तकलीफ दे एहसास होता है। ये एहसास इस वक्त तो और भी शदीद हो जाता है जब बिल्कुल नई जगह हो, शायद नई जगहों की पहली रात ही इसी तरह बेख्वाबी से गुजरती होगी। इसने एक बार फिर सो जाने की कोशिश की। खिड़की की पट फेरने से नन्हे से कमरे में बिल्कुल अंधेरा छा गया। इधर वो और वो लिहाफ में मुंह छुपा कर इस तरह लेट गई जैसे वाकई सर्दी हो। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर आपको ये किताब का सफ़ा नजर आ रहा हो तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे ऊपर किंगवे ग्रुप। जरा अनम्यूट करें और किंगवे ग्रुप से मैं खुद ये जो पीछे बाजियां बैठी हुई है ना, आज ये जरा मुझे बताएंगी।
वो जो पूरा निशाना लेके छुपने की कोशिश कर रही हैं। जी, ये जो दरमियान में है आपके, आप दोनों के दरमियान वाली बच्ची जो है, ये जरा इसको पढ़े। नहीं नहीं, एक दूसरे को मत कहें, ग्लासेस वाली के साथ जो है। बेटा ये जो चश्मे वाली बच्ची के साथ वाली बच्ची है वो पढ़े। क्या उर्दू, क्या उर्दू पढ़ना इतना मुश्किल है? इतना मुश्किल तो नहीं, चलो आज के दिन आप कर दो। हाँ जी। अच्छा, आपको बाकी लोग देख लें, इनको अनपिन कीजिए। जमीन इनकी स्क्रीन अनपिन करें, मुझे बाकी बच्चे नजर आए। अच्छा जी, सबसे पहले लिखा हुआ है एक्ट नंबर 1। एक्ट नंबर 1 बेटा आपको पता है ऑनलाइन क्लास है, बहुत से हमारे साथ बच्चे होते हैं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती ना। अच्छा, इसमें है एक्ट नंबर 1 और उसके नीचे लिखा हुआ है सीन नंबर 1। नजर आ रहा है? यस मैम। कुछ क्या जहन में क्या आया इससे? एक्ट और सीन कहाँ होते हैं? ड्रामा, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको हम मुख्तसरन देख लेते हैं कि मुर्शिद आबाद में बंगाल, बहार और उड़ीसा के नवाब नाजिम, नवाब सिराजुद्दौला के महल हीरा झील महल का दीवाने खास। अब ये क्या है? सीन नंबर 1 है। सीन किस तरह से है? ये उसकी वो जो इसको आप कहते हैं ना पेशकश बताई जा रही है। और ड्रामे में आप जो देखते हैं, क्योंकि लफ्ज ड्रामा जो है उसका मतलब है किसी चीज की नकाली करना, हरकत से नकाली करना, तो हम तो एक्ट देखते हैं ना, और एक्ट क्या करते हैं, एक सीन बना हुआ होता है। जब ड्रामा लिखा जाता है आपको उसकी सिनफे अदब में तहरीर से वाकफियत होनी चाहिए, है ना। जब ड्रामा तहरीर किया जाता है तो उसमें सीन को भी उसी तरह से तहरीर किया जाता है कि कैसा सीन होगा, ताकि जिसने उसकी नकाली करनी है, उसको पेश करना है, उसको पेश करने में हर चीज वाजे हो। तो हम दीगर असनाफ से तो पढ़ने से हमें बिल्कुल वाजे हो जाता है। ड्रामा मैंने खास तौर पे आप लोगों को इब्तदा से इसलिए दे रही हूँ पढ़ने के लिए कि आपको ये पता हो कि जो ड्रामा आप देखते हैं और जब उसको लिखा जाता है तो उसमें कितना फर्क होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें ये सबसे पहला सीन है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, पहला एक्ट है और उसका पहला सीन है जिसमें एक महल का वो दिखाया जा रहा है, जिसमें महल का दीवाने खास है। पर्दे के पास बीच में नवाब का तख्त है और उसके दोनों तरफ 2 दरवाजे हैं जिनके आगे लगता है कि 2 लंबे दालान हैं। अब ये वो पूरा सीन है कि जब इसको बनाया जाएगा, इसको पेश किया जाएगा लोगों के सामने, तो जो बनाने वाला है, प्रोड्यूसर है, हिदायतकार है, वो इस तरह से अपना पूरा वो जो एक नक्शा है वो बनाएगा, ऐसी चीजें देगा और उसके बाद इस ड्रामे को किया जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद उस सीन में क्या दिखाया जा रहा है कि आधी रात का वक्त है, दीवान में कोई रोशनी नहीं, मगर दालानों की रोशनी कुछ कुछ अंदर आ रही है और उस धुंधलके में 2 शख्स दिखाई देते हैं, एक मर्द और एक औरत। वो दोनों एक दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ये वो पूरा सीन है जो इस तरह से ड्रामे में लिखा जाता है और फिर उसको पेश किया जाता है। अच्छा जी, बात हो रही थी मुख्तलिफ असनाफ़े अदब पे, चूंकि हम आज बात कर रहे हैं जिसको आप सीख चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 असनाफ रखी थी, हमने मुख्तसरन उनको पढ़ लिया, ठीक है। चूंकि मेरे पास क्लास का वक्त कम होता है, आप लोगों ने आज क्या करना है कि असनाफ़े अदब से किसी हद तक आपको अंदाज़ा हुआ होगा। मैंने आखिरी आपको बताया कि ये जो था, ये एक हमारे पास ड्रामा था जिसको सबसे आखिर में हमने देखा, नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। इससे पहले हमने एक और सिन्फ का आगाज़ किया, लिंक आप लोगों के पास मौजूद है, और उससे पहले हमने निस्बतन ज़्यादा वक्त देते हुए एक और सिन्फ को पढ़ा। जो हमारा हासिल ताल्लुम है उसमें से 3 असनाफ मैंने आप लोगों के लिए आज निकाली हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहली सिन्फ, मजीद मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहली सिन्फ है अफसाना था। अफसानों की एक किताब है आप लोगों के पास, ये अफसानवी मजमुआ है और ये है फुरकान संभाली का, ठीक है। ये एक अफसानवी मजमुआ है जिसमें मुख्तलिफ अफसाने हैं। आप लोगों ने आज क्या करना है, यहाँ से जाने के बाद आज का लेक्चर खोलिएगा, इसके साथ प्रेजेंटेशन भी नीचे होती है, ठीक है। इसके ड्रॉप बॉक्स में इसकी प्रेजेंटेशन मौजूद होती है, आपने वो प्रेजेंटेशन खोलनी है और उसमें से ये तीनों लिंक्स जो हैं इनको आप लोगों ने खोलना है।
यहां से आप एक अफसाना पढ़ेंगे, ठीक है? ये आपने तफसीलन घर जाके पढ़ना है। दूसरी सिनफ अदब में मैंने खदीजा मस्तूर का नॉवल रखा है आंगन, ठीक है? वो मैंने इसलिए रखा है कि आपका नाहम जमात का एक सबक भी है और पाकिस्तान बन गया, ठीक है? वो खदीजा मस्तूर के इसी नॉवल से लिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि उसको तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, हम इस नॉवल का उससे पहला या उसके बाद का एक हिस्सा पढ़ेंगे, ठीक है? या आप इस नॉवल का इब्तदाई एक किस्त पढ़ लीजिए, या आपने ये करना है कि जो हमारे पास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आपसे 2 मिनट के बाद सवाल लेती हूँ, या आपने ऐसा करना है कि पाकिस्तान बन गया जो आपकी किताब में शामिल है उसके बाद वाला एक किस्त जो है, एक हिस्सा जो है उसको पढ़ना है। तीसरा मैंने आप लोगों के लिए एक ड्रामा रखा है यहाँ पे, सिराजुद्दौला। इसका आपने जो सीन हमने अभी शुरू किया उस एक सीन को, एक एक्ट को पढ़ के आना है। कल हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि पढ़े गए जो आपने जो चीजें पढ़ी हैं, जो असनाफ अदब की 3 तरह की तर्ज पे आप आज पढ़ेंगे जाके, उसमें आपको क्या फर्क महसूस हुआ तर्ज तहरीर में, मौजू को बयान करने में और चीज को समझने और दूसरों को समझाने में, ठीक है जी? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का गालबन सवाल था, आप पूछिए ताकि हम इस पे आगे चलें। जी मैम फिजिक्स का लेक्चर होगा? नहीं होगा बेटे, दोनों उर्दू के होंगे, क्योंकि कल मैंने दिया था, मेरा वाला कल क्लास सर ने ली थी, ठीक है? अच्छा जी, मुझे आप जल्दी से बता दीजिए इन सारी कहानियों के किस्सों के बाद नॉवल किसे कहते हैं? कुछ समझ आई? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जल्दी से मुझे आपकी तरफ से जवाब चाहिए, नॉवल किसे कहते हैं? मुकम्मल जवाब चाहिए जो आप पेपर में लिख रहे हो। मैम एक लंबी कहानी जो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करती है। ये तो कहानी होगी ना, तो मैं तो नॉवल पूछ रही हूँ। कहानी तो एक अलग सिनफ अदब है बेटे। और कोई? किड्स एजुकेयर गर्ल्स, आपको कुछ पता है नॉवल किसे कहते हैं? जी जेटीएन, जेटीएन। मैम नोवेल इतालवी जुबान के लफ्ज नावला से माखूज हुआ है, जिसके मायने नया या अनोखा और अजीब और निराला। मैम इस्तिलाह हाँ जी बोलें, रेनेसेंस स्कूल बोलें, आप शाबाश बोलें। जिसका मौजू इंसानी जिंदगी हो, यानी इंसानी जिंदगी के हालात, तो वाकयात और मामलात को इंतहाई गहरी से वाक़ करे। अच्छा बेटा कोशिश किया करें, बेटे कोशिश किया करें रेनेसेंस स्कूल के जो पूछा जाए उसको खुद से अपने अल्फाज में बयान किया करें, ठीक है? ताकि आपको इम्तिहान में उसको बयान करने में आसानी हो। जी जेटीएन मैं बताऊं? बताएं नोवेल बताएं बताएं। नॉवल एक तवील और नस्ली दास्तां होती है जिसमें वाक़यात और पस मंजर को तफसील से बयान किया होता है। शाहजहां कैंपस, एक माइक ऑन किया करें, आपके शायद क्लास में 2 माइक हैं। जी बेटा। मैम नोवेल एक ऐसा किस्सा होता है जिसमें किसी इंसान की जिंदगी का एक पहलू उठाया जाता है और उसकी जिंदगी से लेकर उसकी मौत तक उस सबको बयान कर दिया जाता है। वो एक पहलू तो नहीं होगा ना, एक पहलू तो अफसाने में होगा। किसी खानदान या किसी शख्स की एक ऐसी कहानी जो उसकी पूरी जिंदगी जिसमें बयान की जाती है। नॉवल वो होता है जिसमें एक या जायद अशखास की मुकम्मल जिंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात को बयान किया जाता है। और नॉवल एक तवील तर्ज तहरीर है जिसमें आपको उसकी किसी हम जिस शख्स के बारे में या जिस किसी खानदान के बारे में या 2-3 मुख्तलिफ अशखास के बारे में लिख रहे होते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है? हम उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात वाक़यात जो उसके शुरू से उसकी आखिरी हद तक यानी मौत तक होते हैं, उन तमाम को पढ़ते हैं, ठीक है? इसको हम नॉवल कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास नॉवल और अफसाने में बुनियादी फ़र्क क्या है? मैम बॉयज अल सईद एजुकेशन, बॉयज जी, अल सईद एजुकेशन। एक्सक्यूज मैम, जी जी बेटा।
मैम अफसाना किसी इंसान की जिंदगी के एक पहलू को बयान किया जाता है और ये किसी हाँ जी, बोले बोले। किसी फर्जी या झूठी कहानी को बयान करना किसी इंसान की जिंदगी के कोई भी एक पहलू को अच्छा जी, अफसाना ठीक कहा है। जाता है। अफसाने और नॉवल में बुनियादी फर्क ये होता है कि नावल एक सच्चा वाकया होता है और ये खाना अभी पढ़ा मुश्किल होता है, नॉवल ये लंबा अभी होता है। लिटिल स्टार से अल सईद से जो बता रहे हैं बच्चे, उनको बताने दें बेटा। अल सईद से जो बच्चा बता रहा है उसको बताने दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी बताया करें। मैम इसमें ख्याली, फर्जी और मवाकुल फितराल बातों से जो है ना इज्तनाब किया जाता है। नॉवल में और अफसाने में ऐसा ही होता है। अच्छा जी, दास्तान और कहानी में फर्क से वाकिफ हैं आप लोग? सिर्फ JTN का जवाब आ रहा होता है कि हम वाकिफ हैं। दास्तान और कहानी से वाकफियत है किसी को? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बताएंगे आप मुझे? आज बाकी स्कूल्स का रिस्पॉन्स इतना स्लो क्यों है जी? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बेटा जल्दी से खत्म करें, हम अगली क्लास पे जाएं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, दास्तान और कहानी में बेटे बुनियादी फर्क ये होता है कि कहानी जो है वो मुख्तसर होती है और दास्तान एक माफोकल फितरी पुराने मौजूद से लिखते हैं। कहानी हमारी छोटी होती है और उसको हम पुराने वक्तों में लिखते हैं, और जो दास्तान है वो थोड़ी बड़ी होती है और उसको हम थोड़ा वजाहत से लिखते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपकी क्लास में टीचर मौजूद है? कुछ डिस्कशन ज्यादा हो रही है बेटा, बड़ी मुश्किल से मैं आपको समझ पाई हूँ। जवाब आपका ठीक है। कहानी जो है वो मुख्तसर होती है, उसमें कोई एक किस्सा बयान किया जाता है, जबकि दास्तान जो है वो उसकी कोई इंतहा नहीं, वो इतनी लंबी होती है, उसमें माफोकल फितरत जो अनासर है उनको ज्यादा शामिल किया जाता है और वो तवील होती है जिसमें मुख्तलिफ किस्से शामिल होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ड्रामा किस जबान का लफ्ज है और इसके क्या मानी है? हमने पिछली जब पढ़ा था असनाफ़े अदब तो तब मैंने आपको ये पढ़ाया था। फारसी जुबान का लफ्ज है। और इसके क्या मानी है? इसके मानी है कुछ चीज करके दिखाना। करके दिखाना। ये अतालवी जबान के लफ्ज राव से माखूज है, उससे निकला है, और इसके मानी है नकल करके दिखाना, पेश करना। अच्छा मुझे बताओ कि क्या आप लोगों ने कभी कोई फॉर्म पुर किया है? यस मैम। किस चीज का? टीचर किया है, एडमिशन का। कल प्रैक्टिस की थी मैम हमने, जो अच्छा में दिया हुआ है। अच्छा, जो लिखने की झैल में मैंने किताब में दिया हुआ है, इसी में उसको आप लोगों ने पुर किया है? यस मैम। ठीक है। अच्छा आपके ख्याल में आपको किस किस काम के लिए फॉर्म पुर करने की जरूरत पड़ती है? हमें सब एडमिशन के लिए एक एक अगर बताएं तो मुझे भी समझ आएगी, बाकियों को भी समझ आएगी। मैम दाखिला फॉर्म, रेनिसेंस स्कूल, हमें दाखिला फॉर्म के लिए छोड़। मैं आप सबको म्यूट कर दूं? सबको म्यूट कर दूं? एडमिशन फॉर्म, दाखला फॉर्म, ठीक है जी। और शाहजहां कैंपस, टीचर हम किसी ऑफिस के यहाँ जाते हैं तो हमें अपनी शिनाख्त के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है। शनाख्ती कार्ड फॉर्म कह लें आप, वो आपको पुर करना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद। बे फॉर्म का बे फॉर्म जब बनवाना हो, वो तो खैर आपके वालिदैन बनवाते हैं, आप अभी जब छोटे होते हैं उस वक्त। दाखिला फॉर्म सबसे ज़रूरी है। अगर आपने कोई वजीफ़ा लेना हो, स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, वो स्कूल की तरफ से लेना हो तो स्कॉलरशिप के लिए भी तो फॉर्म पुर करते हैं। वजीफ़ा हासिल करने के भी तो फॉर्म होते हैं ना, है ना, वो भी पुर करने होते हैं। छोटे बहन भाई ने किसी और स्कूल में दाखिला लेना है, उनके लिए फॉर्म पुर करने होते हैं। उनका सर्टिफिकेट लेना हो तो उसके लिए दरख्वास्त लिखते हैं, और अगर उस स्कूल का कोई फॉर्म हो तो उसको भी पुर करते हैं। अच्छा जी, हमने आज हमारे हासिल ताल्लुम में एक चीज थी दफ्तरी मरासला। दफ्तरी मरासले से मुराद होती है कि जो आप दफ्तरी उमूर के लिए, अपने इंतज़ामी उमूर को बेहतर तौर पर चलाने के लिए जो तहरीरी सनद कह लें या तहरीरी ख़त्तो किताबत कह लें, उसको हम कहते हैं दफ्तरी मरासला। ठीक है।
मुख्तलिफ इदारों में दफ्तरी ख़त्तो किताबत भी उर्दू की एक अहम सिन्फ है जिससे हम अब तकरीबन नावाकिफ नाबल्द हो चुके हैं। अच्छा जी, बिलअमूम एक महकमे के अंदर जब मुख्तलिफ शोबों के दरमियान में आपने राब्ता करना होता है तो मुख्तलिफ मरासले भेजे जाते हैं। अब जदीद जो दौर है उसमें क्या है कि मरासला तहरीर किया जाता है लेकिन भेजने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। हम उसको ईमेल के ज़रिए भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जिसको हम मेल या पोस्ट कहते हैं उसके ज़रिए भेजा जाता है, लेकिन उसका तर्ज तहरीर वही होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि ज़ैली दफातर और सदर दफ्तर जो होता है यानी हेड ऑफिस जो होता है उसके दरमियान या उसके माबैन भी जब आपने ख़त्तो किताबत करनी होती है तो उस वक्त भी मरासलाजात जो हैं वो जारी किए जाते हैं और इसको मुख्तलिफ डिवीजन्स में भी भेजा जाता है। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने एक मरासला ही रखा है ताकि हम सबसे पहले इससे वाकिफ हो जाएं। जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, अच्छा जी, मरासला अगर कोई पढ़ दे आप में से, अगर आप में से कोई बच्चा इसको पढ़ दे मुझे। मैम शाहजहां कैंपस आप पढ़ लें, मैं पढ़ लेती हूँ। पढ़ लीजिए। प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इस्लामाबाद, आपको बजरिया मरासला हजार दर्ज बाला उन्वान इत्तला दी जाती है कि मसमी शाह नवाज वल दिल्ली नवाज को आपके जेर सरपरस्ती का कॉलेज में तानियात किया गया है। मसमी शाह नवाज को चार्ज दिया जाए और उसके कागजात जांच पड़ताल के लिए दफ्तर निजामत एला तालीम को जल्द अज जल्द अरसाल किए जाए। डिप्टी डायरेक्टर। अच्छा, बहुत शुक्रिया बेटा। आपने कहा दर्ज बाला उन्वान, तो दर्ज बाला उन्वान से तो हम नावाकिफ हैं। आपने तो हमें बताया ही नहीं कि दर्ज बाला उन्वान है क्या, आपने तो नहीं बताया है ना। और कोई बच्चा कुछ और पढ़ देंगे इसको। जी अल सईद गर्ल्स, अल सईद गर्ल्स। अनम्यूट करें। हाँ जी मैम, किसी की जॉब चाहिए उसके लिए दिया गया है। बेटा, इसको पढ़ के मुझे सुना दें। उन्वान फकरनामा मरासला नंबर 4123, तारीख 5। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। उर्दू की क्लास हो रही है, इंग्लिश की हो रही है? हाँ जी, पढ़े बेटा, पढ़े पढ़े पढ़े। जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इस्लामाबाद। एक मिनट बेटा, आप इसको पहले दुरुस्त करेंगी और उसके बाद पढ़ेंगी। ये कोई तरीका नहीं है कि आप, मैंने पहले दिन आप लोगों से कहा था कि उर्दू की क्लास में ऐसा कोई काम नहीं होगा। करें आप लोग खुद को म्यूट, म्यूट करें। उन्वान फकरनामा मरासला नंबर 4123, तारीख 5 जून 2023। जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इस्लामाबाद, आपका बजरिया मरासला हाजा मसमी शाह नवाज दिल नवाज को आपके जेरे सरपरस्ती कॉलेज में तैनात किया गया है। मसमी शाह नवाज को चार्ज दिया जाए और उसके कागजात का जांच पड़ताल के लिए दफ्तर निजामत एला तालीम को जल्द से जल्द अरसाल किया जाए। ठीक है, शुक्रिया। इससे आप लोग अंदाजा, शुक्रिया बेटे, कि आप लोगों के पढ़ने की जो रफ्तार है और पढ़ने की जो सलाहियत है उसको कितना ज़्यादा उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कोशिश किया करें, पढ़ा करें। आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि अभी तक मैंने आज जितनी भी पढ़ने की सरगर्मियां करवाई हैं उसमें मैंने देखा है एक JTN के अलावा कि साथ में बाकी क्लासमेट्स जो हैं वो उसको आपको बीच में बता रहे होते हैं, वो बीच में आप लोगों को लुक्मे दे रहे होते हैं। तो ये तो पढ़ने का बिल्कुल भी अच्छा अंदाज नहीं है। सबसे पहले आपने इसका उन्वान पढ़ना था कि किसको ये लिखा जा रहा है। ये है दफ्तर निजामत आला तालीम, वफाकी वजारत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उन्वान है इसका तकर्रुरनामा, यानी किसी की तकर्रुरी की जा रही है, किसी को किसी जगह पर तैनात किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। मरासला नंबर है 4123।
उर्दू की क्लास में ये 4123, हम सबको इतनी अंग्रेजी आती है, बच्चे उर्दू में उर्दू ही पढ़ा करें। तारीख है जी 5 जून 2023, और यहाँ पे मैं खास तौर पे असातिज़ा को मुखातिब करूंगी कि जो अपनी क्लास में इन चीज़ों को रोक नहीं रहे हैं। आप लोगों के तो हासिलात ताल्लुम में शामिल है ना, पहली जमातों में 5वीं से पहले पहले उर्दू में 100 तक गिनती, पढ़ना, बोलना और लिखना सिखाना। तो 9वीं क्लास का बच्चा कैसे अंग्रेजी में उसको पहचान नहीं सकता? वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में पहचान रहे हैं और उनको कहीं पे नहीं रोका जा रहा। और आपको पता है जब आप पर्चों में इस तरह से लिखोगे अंग्रेजी में, क्योंकि आपको नहीं लिखना आता उर्दू में, तो आपके नंबर वहां से सीधे सीधे कट जाएंगे। तारीख है जी 5 जून 2023, जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इस्लामाबाद, आपको बजरिया मरासला हज़ा दर्ज पाला उन्वान इत्तला दी जाती है कि मुसम्मी शाहनवाज वल दिलनवाज को आपके ज़ेरे सरपरस्ती कॉलेज में तैनात किया गया। मुसम्मी शाहनवाज को चार्ज दिया जाए और उसके कागजात जांच पड़ताल के लिए दफ्तर निज़ामत आला तालीम को जल्द अज जल्द इरसाल किए जाएं। डिप्टी डायरेक्टर के दस्तखत। अब आप लोगों ने ये करना है कि ऑनलाइन या अपने घर के करीब किसी मुतल्लिका दफ्तर वालों की इजाज़त से, जैसे आप लोगों के घरों के करीब ये अगर कोई दुकान हो स्टैम्प पेपर वाली जो होती है, उनसे आप लोगों ने कुछ दफ्तरी या अदालती उमूर के दाखिला फॉर्म या कोई किरायानामा जो रजिस्ट्री होती है वो, या कोई इकरारनामा या किसी तरह की कोई फॉर्म आपको मिले तो वो आपने उनसे लेना है, उसका मुताला करना है और देखना है कि उसमें फरीकैन के बारे में किस बारीक बीनी से मालूमात तहरीर की गई हैं और उनमें ज़रा सी गफलत से कैसे किसी की हक तलफी हो सकती है। पढ़ने की सरगर्मी है और सब बच्चों को ये करनी है, क्योंकि देखा है अभी आपने इस छोटे से मरासले को पढ़ते हुए कितनी सारी गलतियां की हैं। इसको सर से गुजारने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्म आपके इम्तिहान का हिस्सा होंगे, आपने इसको पुर भी करना होगा। ठीक है, अगर अभी आप लोगों के लिए ये जाहिर है आप लोग 1-2 दिन में इसको जरूर मुकम्मल करें। फिलहाल जो रेलिवेंट टीचर्स क्लास में मौजूद हैं, जो आप लोगों के मुतल्लिका साथिया हैं उर्दू के, वो आज ही अपने स्कूल के दाखिला फॉर्म और दीगर जो फॉर्म आप लोगों के स्कूल में मौजूद हैं वो बच्चों को दें, ग्रुप की सूरत में दें, ग्रोही सूरत में दें और उनसे पढ़ने की सरगर्मियां करवाएं ताकि बच्चों को वो फॉर्म पढ़ना और फिर पुर करना है। ठीक है जी, ये हमारा पहला सबक था। अभी चूंकि मेरे पास मजीद वक्त है तो मैं अपना कल वाला लेक्चर भी एक और भी आज वाला भी लूंगी। ठीक है, चलें नुकमान इसको खत्म